नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है कॉमन सभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। आज अपन पढ़ेंगे कॉमन सभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर को। पिछली क्लासों में अपन ने लॉर्ड सभा पढ़ा था, कॉमन सभा पढ़ा था, और अब तीसरा जो इससे संबंधित टॉपिक है कॉमन सभा का अध्यक्ष अर्थात अब उसको स्पीकर कहते हैं। स्पीकर के बारे में अगर अपन देखते हैं तो 5 चीज़ें उसके संगठन या उसके बारे में प्रावधान है, और उसके पश्चात हम स्पीकर की शक्तियाँ देखते हैं। स्पीकर के बारे में सबसे पहला जो बात है वो है ये विकसित पद है, अर्थात ब्रिटिश स्पीकर का पद जो है विकसित पद है। जैसा कि अपन ने शुरुआती क्लास में ही ये चीज़ देखा था कि ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, तो ब्रिटेन में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं या जो पद है विकसित पद हैं, तो ब्रिटिश कॉमन सभा का स्पीकर का पद भी विकसित पद है। सन 1336 से ये चला आ रहा था, लेकिन पहले ये सदन की तरफ से राजा को बोलने का कार्य किया करता था, अर्थात सदन की कोई बात होती थी तो राजा तक पहुंचाने का कार्य ये किया करता था। बाद में 1936 में इसे कानूनी मान्यता प्रदान कर दी और इसे निर्वाचित स्पीकर के रूप में इसको कानूनन मान्यता प्रदान करके लागू कर दिया गया। और थॉमस हंगरी फोर्ड जो था पहला स्पीकर बना था 1936 में। तो 1336 से चला आ रहा था, लेकिन कानूनी या वैधानिक रूप से 1936 में यह पद अस्तित्व में आया। इसके पश्चात दूसरी चीज़ जो मेन है स्पीकर के बारे में कि स्पीकर कैसे निर्वाचित होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है। स्पीकर का जो चुनाव है सर्वसम्मति से किया जाता है। देखिए, सत्ता पक्ष अर्थात सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टी दोनों बैठकर सर्वसम्मति से किसी नाम का चयन करते हैं, अर्थात जिस नाम पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होते हैं उस नाम को आगे बढ़ाते हैं। उसके पश्चात सदन का कोई भी एक सदस्य उसका प्रस्ताव रख देता है और दूसरा कोई उसका अनुमोदन कर देता है। इस तरह वो व्यक्ति सदन की तरफ से चुना हुआ माना जाता है और उसके पश्चात सम्राट उसको नियुक्ति की घोषणा कर देता है। अर्थात स्पीकर का पद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से किया जाता है, सर्वसम्मति से चुनाव किया जाता है। देखिए, ये परंपरा जो है ब्रिटेन में ही है। ब्रिटिश कि ये परंपरा बहुत अच्छी परंपरा है। बाकी सभी जगह दलीय दृष्टिकोण के आधार पर स्पीकर का चुनाव किया जाता है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सहमत होकर सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव करते हैं। तो स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से किया जाता है। तीसरी चीज़ जो स्पीकर के बारे में होती है वो होती है निर्दलीय और निष्पक्षता। जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाता है तो स्पीकर अपने दल से त्यागपत्र दे देता है, अर्थात वो निर्दलीय बन जाता है। न तो दल के किसी कार्यक्रम में भाग लेता है, न ही कोई भाषण देता है, न ही कोई लेख जारी करता है, अर्थात अपना दलीय जो जीवन है उससे त्यागपत्र संपूर्ण रूप से त्यागपत्र दे देता है और निर्दलीय बन जाता है। और निर्दलीय बनने के पश्चात वो निष्पक्ष हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो वो दोनों के लिए बराबर है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि उसका जो चुनाव है वो भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से होता है, तो दोनों को जो मान्य होगा वही व्यक्ति स्पीकर होगा। तो स्पीकर निर्दलीय बन जाता है और निष्पक्ष बन जाता है, अपने दलीय जीवन से त्यागपत्र दे देता है। ये परंपरा भी ब्रिटेन में ही है, बाकी किसी भी देश में ऐसा नहीं है। और इसीलिए ब्रिटिश स्पीकर का जो पद है निर्दलीय और निष्पक्षता की वजह से ही सम्मानित पद माना जाता है। इसके पश्चात आता है ये जो स्पीकर का पद होता है एक तरह से स्थायी पद होता है। एक बार निर्वाचित होने के पश्चात वो स्थायी रूप से अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक कि उसमें कार्य करने की क्षमता है या वो कार्य करने के योग्य है। वो अविश्वास प्रस्ताव के अलावा किसी भी अन्य तरीके से उसे नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर ये परंपरा है, एक व्यवहारिक परंपरा उन्होंने स्थापित कर रखी है कि जब चुनाव होंगे कॉमन सभा के वापस, तो जहाँ से स्पीकर खड़ा होता है जिस निर्वाचन क्षेत्र से, वहाँ कोई भी पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। परिणाम ये होता है कि स्पीकर निर्विरोध रूप से वापस विजयी होकर आ जाता है और वापस अपना स्पीकर का पद संभाल लेता है, और इस तरह से वो स्थायी बना हुआ है। इसलिए ब्रिटेन में ये कहावत भी है कि वंस ए स्पीकर इज ऑलवेज ए स्पीकर, अर्थात स्पीकर का पद वहाँ पर स्थायी बन गया है और इस तरह वो जब तक रह सकता है जब तक कि वो कार्य करने की उसमें क्षमता है। त्यागपत्र देने के पश्चात उसे पेंशन दी जाती है और उसे राज्यसभा का सदस्य बना लिया जाता है। नेक्स्ट आता है उसके वेतन भत्ते और सुविधाएं।
स्पीकर को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते दिए जाते हैं, आवास की सुविधा प्रदान की जाती है। स्पीकर का जो वेतन होता है वो संचित निधि से दिया जाता है। पद मुक्त होने पर उसको पेंशन की व्यवस्था की जाती है। साथ ही स्पीकर को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, अर्थात पीयर की उपाधि उसे प्रदान की जाती है। इस तरह ब्रिटेन में कॉमन सभा का जो स्पीकर है वो बहुत ही शक्तियाँ रखता है, सम्मानित और गौरव का पद है, क्योंकि उसका चुनाव सर्वसम्मति से होता है। चुनाव होने के पश्चात अपने दल से त्यागपत्र देकर वो निर्दलीय और निष्पक्ष बन जाता है। उसका पद स्थायी हो जाता है और इसके पश्चात उसको जो संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते मिलते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं स्पीकर की शक्तियाँ, अर्थात स्पीकर के क्या काम होते हैं। स्पीकर के अगर अपन कार्य देखते हैं तो उसकी शक्तियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी अपन अध्ययन की दृष्टि से उसको बिंदुओं के आधार पर देखते हैं। सबसे पहला काम है कॉमन सभा की अध्यक्षता करना। स्पीकर का मेन काम होता है कॉमन सभा की अध्यक्षता करना। तो सबसे पहले कॉमन सभा की जब भी सत्र चलता है, मीटिंग होती है, तो उसकी अध्यक्षता करता है, उसकी कार्यवाही का संचालन करता है, सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, गणपूर्ति निश्चित करता है कि 40 सदस्य उपस्थित है या नहीं है, और कौन कौन से प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाएंगे ये तय करता है। फिर मतदान कराना और निर्णय की घोषणा करने का कार्य वो इस अध्यक्षता के अंतर्गत करता है, अर्थात सदन की कार्यवाही का संचालन करने की पूरी जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। नंबर दूसरा जो काम है वो है सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, अर्थात सदन में चूँकि सदस्य तो ज़्यादा होते हैं, किसी विषय पर जब चर्चा होती है तो पहले निर्धारित करना होता है कि कौन कौन से सदस्य अपनी बात रखेंगे। तो ये सदन के जो स्पीकर होता है उसके द्वारा परमिशन मिलने के पश्चात ही सदस्य उसमें बोलते हैं। तो स्पीकर जो होता है वो सदस्यों को बोलने की अनुमति देता है। वाद विवाद जब चल रहा होता है तो उसका सभापतित्व करता है और वाद विवाद का समापन भी करता है, सीमित भी करता है, अर्थात जो समापन प्रस्ताव लाए जाएंगे उनकी अनुमति भी स्पीकर देता है, तभी वो प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो सदस्यों को बोलने की अनुमति देना, वाद विवाद का संचालन करना और समापन प्रस्ताव की अनुमति देने का मुख्य रूप से कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। फिर आता है नियमों की व्याख्या करना, अर्थात यदि सदन में किसी सदस्य के द्वारा नियम या व्यवस्था का प्रश्न किया जाता है तो जो स्पीकर होता है वो ही नियम बताता है, वो नियमों की व्याख्या करता है, और स्पीकर जो व्याख्या करेगा, जो बताएगा, वो निर्णय अंतिम माना जाता है। तो व्यवस्था संबंधी प्रश्न या नियमों की व्याख्या करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। फिर होता है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। जैसा कि मैंने कॉमन सभा के अंतर्गत बताया था कि किसी भी विधेयक को सामान्य विधेयक और वित्त विधेयक दो कैटेगरी में जब हम बांटते हैं, तो सामान्य विधेयक को वित्त विधेयक हम तभी मानेंगे जब उस पर स्पीकर के प्रमाण पत्र होगा, अर्थात किसी विधेयक को वित्त विधेयक अगर बनाना है तो उसको प्रमाणित करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इसी तरह होता है समितियों के बारे में निर्णय करना, अर्थात कौन सा विधेयक किस समिति के पास जाएगा उसका निर्णय करता है। इसी तरह विभिन्न समितियों के जो अध्यक्ष होंगे वो चयन समिति के द्वारा जो सूची उसे दी जाती है उनमें से ही अध्यक्षों की नियुक्ति भी उसके द्वारा किया जाता है। तो समिति व्यवस्था के बारे में भी उसको कार्य करना होता है। इसके पश्चात होता है सदन का प्रवक्ता या राजा व सदन के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है। देखिए, सदन का प्रवक्ता अर्थात सदन की तरफ से बोलने वाला होता है, या हम यूं कहें कि राजा और सदन के बीच में मध्यस्थ या कड़ी की भूमिका स्पीकर करता है। राजा की बात सदन को बताता है और सदन की बात राजा तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मध्यस्थ की भूमिका होती है, सदन का प्रवक्ता भी वो होता है। फिर होता है सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करने का कार्य करता है। यदि किसी सदस्य के विशेष अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो स्पीकर होता है वो उसकी रक्षा करने का कार्य करता है। कॉमन सभा के सदस्यों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं और कॉमन सभा के टॉपिक में हमने ये विशेष अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। उन अधिकारों के उल्लंघन होने पर उनकी रक्षा करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है और स्पीकर जो भी संबंधित एक्शन लेना होता है वो लेने का कार्य करता है। इसके पश्चात आता है निर्णायक मत देना। मत बराबर आने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार भी स्पीकर को होता है।
मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ब्रिटेन में जो स्पीकर होता है वो अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम करता है, क्योंकि वहाँ पर ये परंपरा बनी हुई है कि जिस विषय का जो निर्णय है वो सदन के द्वारा ही किया जाना चाहिए, निर्णायक मत डाल के नहीं किया जाना चाहिए। निर्णय सदन के द्वारा होता है तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो निर्णायक मत देने का उसे अधिकार है, लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग जो स्पीकर है बहुत ही कम करता है। इसके अलावा फिर आता है सदन का प्रतिनिधित्व का कार्य करता है, अर्थात सदन की तरफ से विभिन्न जो उत्सव होते हैं, विभिन्न सम्मेलन होते हैं, विभिन्न जो बैठकें होती हैं, उनमें वो भाग लेता है और सदन का प्रतिनिधित्व करता है। विदेशी यात्रा भी करता है, अगर किस तरह के सम्मेलन होते हैं कॉमन सभा के या संसद के, उनमें भी वो भाग लेता है और सदन का प्रतिनिधित्व करता है। तो विभिन्न उत्सव है, सम्मेलन हैं, बैठकें हैं, इन सब में भाग लेकर अपने सदन अर्थात कॉमन सभा का प्रतिनिधित्व भी करता है। फिर आता है अधिशासन संबंधी कार्य। लोक सदन के अधिशासन संबंधी कार्य भी उसे करने होते हैं, जैसे मान लीजिए कॉमन सभा की गतिविधि या कार्यवाही को संचालन करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना, आवश्यक दिशा निर्देश जारी करना, किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है तो उसकी अनुमति प्रदान करना, सचिवालय के कार्यों का संचालन के बारे में नियम बनाना, ये सब अधिशासन या कार्यवाही को संचालन करने से संबंधित नियम या कार्यवाही करने का अधिकार भी स्पीकर को होता है। ये कार्य भी उसके द्वारा किए जाते हैं। फिर इसके पश्चात आता है कि वो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। परिसीमन आयोग से यहाँ तात्पर्य होता है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए जो आयोग बनाया जाता है, उस आयोग का अध्यक्ष भी कॉमन सभा का स्पीकर होता है। तो आयोग का अध्यक्ष होने के नाते उसकी देखरेख में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करने का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है, उसकी अध्यक्षता में किया जाता है। फिर होता है उपचुनाव हेतु अधिपत्र जारी करना। मुख्य चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल उपचुनाव की बात कर रहे हैं। उस उपचुनाव से तात्पर्य होता है कि किसी पद पर रहते हुए कोई पोस्ट खाली हो गई है, मृत्यु हो गई है, या त्यागपत्र दे दिया है, या अयोग्य घोषित कर दिया है किसी सदस्य को, तो वहाँ पर जब दोबारा चुनाव होते हैं उसको हम उपचुनाव कहते हैं। उस उपचुनाव के अधिपत्र या घोषणा करने या जारी करने का अधिकार भी ब्रिटेन में स्पीकर को दिया गया है। इसी तरह निजी विधेयकों की जांच हेतु परीक्षक नियुक्त करना। ब्रिटेन में जो निजी विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, विधेयक हम दो तरह के देखते हैं, सार्वजनिक और निजी विधेयक। जो मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत नहीं होते हैं उन्हें हम निजी विधेयक कहते हैं, और उन विधेयकों को प्रस्तुत करने के पश्चात एक परीक्षक होता है, वो उनकी जांच करता है कि वो सही है या नहीं है। जब हम विधि निर्माण कार्य देखेंगे या विधि निर्माण प्रक्रिया पढ़ेंगे तब ये टॉपिक हमारे वहाँ पर अच्छी तरह से क्लियर होगा। लेकिन जो निजी विधेयकों का जो परीक्षक होगा उसकी नियुक्ति भी स्पीकर के द्वारा की जाती है, और वो परीक्षक जांच करके देखता है कि ये विधेयक सदन में रखने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है या नहीं है, तो उसकी नियुक्ति भी स्पीकर के द्वारा की जाती है। फिर आता है अधीक्षण की शक्ति। अधीक्षण का मतलब है निरीक्षण और निर्देशन की शक्ति। कॉमन सभा के स्पीकर का एक ऑफिस जिसे हम सचिवालय कहते हैं, सचिवालय होता है, और सचिवालय कर्मचारियों का निरीक्षण करना, निर्देशन करना, उनके अधीक्षण का कार्य भी स्पीकर के द्वारा किया जाता है। इस तरह जो ब्रिटेन का स्पीकर है उसकी शक्तियाँ विस्तृत है, ये सारे कार्य स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, ब्रिटेन का जो स्पीकर कार्य करता है वो सारे देशों के स्पीकर करते हैं। हमारे यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो करता है, अमेरिका में भी जो प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष स्पीकर है वो भी ये कार्य करता है। लगभग सभी देशों में ये कार्य स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश स्पीकर का जो पद है वो प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। बाकी जगह ब्रिटिश स्पीकर शक्ति का प्रतीक तो है, लेकिन इस सम्मान और गौरव का प्रतीक उन्हें नहीं माना जाता। और इसका मुख्य कारण ये है कि ब्रिटिश स्पीकर का जो चुनाव है वो सर्वसम्मति से होता है, और उसका जो आचरण है वो निर्दलीय और निष्पक्ष होता है। वो निर्दलीय और निष्पक्ष रह के स्वतंत्र रूप से बिना किसी पक्षपात के अपना कार्य करता है, और इसीलिए वहाँ इस पद को सम्मानित पद माना जाता है और बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अतः ये कहा जाता है कि ब्रिटिश स्पीकर का पद न केवल शक्ति का प्रतीक है बल्कि प्रतिष्ठा, गौरव एवं सम्मान का प्रतीक है।
ब्रिटिश स्पीकर के संबंध में जो परीक्षा में प्रश्न आता है वो भी इसी तरह से आता है कि ब्रिटिश स्पीकर का पद प्रतिष्ठा, गौरव और सम्मान का प्रतीक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। या फिर एक सिंपल क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश स्पीकर का चुनाव और उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। आज अपना ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो ब्रिटिश संसद में अपन ने लॉर्ड सभा पढ़ लिया है, कॉमन सभा पढ़ लिया है, और आज अपना जो ब्रिटिश कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है, स्पीकर, उसका टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।